आज हम लोग कार्डियो का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम कार्डियो रिलेटेड तो कुछ मिलता ही नहीं है, कार्डियो रिलेटेड तो कोई टेक्निक भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कार्डियो के बारे में। तो हमें मेरी स्पेशलिटी कार्डियो से है, तो मैं कार्डियो स्किप कर ही नहीं सकती हूँ। सो आई थॉट आज हम लोग चेस्ट वाइब्रेशन डिस्कस करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निक्स जो हम आईसीयू में यूज करते हैं, आईपीडीज में भी यूज करते हैं। बट इट्स वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निक्स जो चेस्ट क्लियरेंस या एयरवे क्लियरेंस में हेल्प करती है। तो शुरू करते हैं। मैंने एक वीडियो भी अटैच किया है प्रॉपर आपको टेक्निक दिखाने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाए। चेस्ट वाइब्रेशन बेसिकली मैनुअल चेस्ट थेरेपी की टेक्निक है। ठीक है, दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं, मैनुअल एंड मैकेनिकल। तो ये वाली जो टेक्निक है ये मैनुअल टेक्निक है एंड इसको हम यूज करते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। फाइन ऑसिलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, अप्लाई करते हैं चेस्ट वॉल पे अपने हाथों से। ठीक है, मैनुअल टेक्निक है। मैनुअल का मतलब अपने हाथ यूज कर रहा है थेरेपिस्ट, मैकेनिकल मतलब कोई मशीन यूज कर रहा है। तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए चेस्ट के ऊपर ऑसिलेटरी मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, अप्लाई करते हैं। हमारा एम क्या है कि हम जो ब्रोंकियल सेक्रीशंस है उसको मोबिलाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स लार्जर एयरवेज। मतलब जो छोटे 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 लंग्स के अंदर एयरवेज हैं उससे ट्रेकिया की तरफ हम लोग, जो लार्जर एयरवेज है उसकी तरफ हम लोग सेक्रीशंस को ला पाए। सेक्रीशंस क्या होता है? जो बलगम जमा हुआ है लंग्स के अंदर, स्पूटम जमा हुआ है, उसको हम बाहर ला सके। ठीक है, चेस्ट वाइब्रेशन को आप कंबाइन करते हो पोजीशनिंग के साथ, ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ और हफिंग एंड कफिंग के साथ। कि आपने पहले पेशेंट को एक पोजीशन में सेट किया जो आपको सेगमेंट। अच्छा, मेरी फर्स्ट वीडियो एवर वाज ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, है ना? पहली वीडियो वही थी। हर एक लंग में 10 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। अब कौन से ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की सिक्रीशंस आपको क्लियर करनी है? ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लंग्स के अंदर स्पूटम भरा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि 10 के 10 जो सेगमेंट्स है उसके अंदर भरा होगा। हो सकता है किसी एक में हो सकता है किसी दो में हो। तो जिस सेगमेंट में, राइट लंग में या लेफ्ट लंग में सेक्रीशंस फंसी हुई हैं, उसके हिसाब से हम पोजीशनिंग करेंगे पेशेंट की। फिर हम उसको ब्रीदिंग टेक्निक्स करवाएंगे, चेस्ट वाइब्रेशन देंगे एंड लास्ट में हम लोग हफिंग एंड कफिंग करवाएंगे। ब्रीदिंग टेक्निक्स का जो सीक्वेंस है दैट कैन वेरी। हो सकता है कि पहले हम चेस्ट वाइब्रेशन दें फिर हम ब्रीदिंग करवाएं, वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। ये काम कैसे करता है देखो, है ये मैनुअल टेक्निक। अब तुम बोलोगे मैकेनिकल ऑसिलेशन क्यों लिख दिया मैम आपने इस पे, तो ये समझ लो टेक्निक जो है वो मैनुअल है, लेकिन जो ऑसिलेशंस आगे प्रोड्यूस हुई वो तो मैकेनिकल है ना। बॉडी के अंदर जो जा रही है वो मैकेनिकल ऑसिलेशंस है। ठीक है, तो चेस्ट वॉल से ये ऑसिलेशंस बॉडी में गई, वहां से अच्छा, और जो वाइब्रेशन है ना वो हमेशा एक्सपायरेशन में करते हैं। कभी भी पेशेंट जब इंस्पायर कर रहा है, सांस अंदर भर रहा है, तो वाइब्रेशन नहीं देंगे। वाइब्रेशन देंगे जब पेशेंट एक्सपायर कर रहा है, मतलब सांस बाहर छोड़ रहा है। सांस बाहर करेगा, हम साथ में वाइब्रेशन देंगे, तो जो सिक्रीशन है अपने आप सेंट्रल लार्जर एयरवेज पे आ जाएंगी। ठीक है, जब एक बार सिक्रीशंस लार्ज एयरवे सेंट्रल एयरवे में आ गई, तो वहां से पेशेंट हफिंग या कफिंग करेगा तो इजीली बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है रिजल्ट अप्रोप्रिएट पेशेंट पे और करेक्ट टाइमिंग पे। ठीक है, किस पेशेंट को कौन सी टेक्निक से हेल्प मिलेगी ये तो आप असेसमेंट करके ही डिसाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट पे चेस्ट वाइब्रेशन ही काम करे, हो सकता है किसी पेशेंट पे ना भी काम करे। ठीक है, अब ये इमेज देखो, मैंने आपको जो समझाया। ठीक है, एक सेकेंड। राइट लंग, लेफ्ट लंग। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 एल्वियोलाइज हैं। एल्वियोलाइज से आगे ब्रोंक्योल्स हैं, फिर ब्रोंकाई है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेकिया। तो हम जब बात करते हैं कि स्मॉलर या नैरो एयरवेज से लार्जर एयरवेज की तरफ स्पूटम जा रहा है,
तो उसको एल्वियोलाई से निकल के ब्रोंक्यूल्स तक जाके ब्रोंकाई तक जाकर ट्रेकिया में जाना है, लंबा प्रोसीजर है। तो यहाँ छोटे छोटे एयरवेज से निकल के वो लार्जर एयरवेज में जाएगा, यहाँ से वो हफिंग एंड कफिंग के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट कर देगा पेशेंट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये इमेज ऐड की थी सो दैट आप इजीली समझ पाओ एंड कोरिलेट कर पाओ। अगर आपको मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, समझ आते हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिख के जाना कि अच्छे से समझ आया। इन केस कुछ भी डाउट है तो वो भी लिख के जाना, बिकॉज फीडबैक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। देखो, एक वीडियो बनाने में ना, पूरा ये जो कंटेंट है और पूरा वीडियो है, ये प्रिपेयर करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन हम नहीं डाल सकते। हर इन्फॉर्मेशन को रेक्टिफाई करना पड़ता है, जो खुद को पता है उसको ठीक से वर्ड्स में फॉर्म करना पड़ता है। तो इसलिए आप जब भी कोई वीडियो देखते हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर अपना रिव्यू लिखा करो कि आपको कुछ समझ आया, नहीं आया, या कैसा लगा। अ, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। समझो कुछ नहीं भी समझ आया या कोई टॉपिक लगा कि नहीं मैम ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, या ये बहुत अच्छे से समझ नहीं आया, तो वो भी आप रिव्यू में डाल सकते हो। ठीक है, मैं कुछ किसी को मैं तो खैर कभी ऐसे उल्टा सीधा जवाब देती ही नहीं हूँ। तो आप जब कुछ भी कमेंट करोगे तो आई विल टेक इट एज अ फीडबैक एंड मैं उस पर वर्किंग करूंगी। एंड जो और टॉपिक्स आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं वो भी जरूर कमेंट्स में लिखना। एनी हाउ कंटिन्यूइंग, इंडिकेशंस क्या है, ये किन पेशेंट्स को हम दे सकते हैं जो कि जो एयरवे क्लियरेंस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर स्पूटम अंदर रिटेन हो रखा है, भरा पड़ा है स्पूटम उनके अंदर, जिसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पूटम प्रोड्यूस होता है, हम उनको दे सकते हैं। ब्रोंकाइएक्टेसिस वाले पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं। जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं उनमें हम देते हैं, क्योंकि जिनकी सर्जरी होती है ना, उनको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उनके जो ये स्पूटम प्रोड्यूसिंग सिस्टम्स होते हैं ये काम करना बंद कर देते हैं। मतलब स्पूटम प्रोड्यूसिंग तो काम करते रहते हैं, जो एक्सपेल होता है ना वो बंद कर देता है। तो इतना ज्यादा स्पूटम भर जाता है कि इनमें आपको क्लियरेंस टेक्निक्स देनी ही पड़ती हैं। कौन सी टेक्निक यूज करोगे वो आपके हाथ में, आपके असेसमेंट पे है, लेकिन इनको कोई ना कोई एयरवे या सेक्रीशन क्लियरेंस टेक्निक यूज करनी ही पड़ती है सर्जरी वाले केसेस में पोस्ट ऑपरेटिवली। या किसी पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर वीकनेस है और वो खांसी नहीं कर पा रहा ढंग से, तो इसीलिए फिर उसको अब खांसी नहीं कर पाएगा लेकिन स्पूटम है, तो फिर वाइब्रेशन के थ्रू वी विल ट्राई कि हम इसको आउट कर पाए। कब हमें अवॉइड करना है या फिर बहुत ध्यान से यूज करना है, समझो चेस्ट पे ही कोई ट्रॉमा हो गया, कोई रिब की फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, कोई ऐसा एरिया जहां बहुत ही ज्यादा पेन है, पेशेंट बियर नहीं कर पा रहा, कोई चोट लगी हुई है, कोई बर्न हुआ है, कोई रिसेंट सर्जरी हुई है, बिल्कुल उसी आप स्टिचेस वाले एरिया पे, उसके आसपास वाले एरिया पे दे रहे हो, तो आपको वहां अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। फिर अगर किसी पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस है, ब्लीडिंग का रिस्क है, या कार्डियोवास्कुलर स्टेटस जो है वो अनस्टेबल है, तो उस केस में आप बहुत ध्यान से यूज करो या मत यूज करो अगर आपको क्लियर नहीं है तो। अगर पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, चेस्ट पेन, डिजीनेस, डीसैचुरेशन या डी स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको तुरंत रुकना पड़ेगा। पेशेंट का डायग्नोसिस देखो, उसका मेडिकल स्टेटस देखो, क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्या चल रहा है वो देखो, एंड उसके हिसाब से डिसाइड करो इफ यू वांट टू यूज इट और नॉट। पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे होगी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि जिस जगह पे स्पूटम भरा पड़ा है, सेक्रीशंस भरी पड़ी हैं, आप उसके हिसाब से ही पेशेंट को पोजीशन करोगे। आपको पेशेंट को उस तरीके से पोजीशन करना है कि जो उसका इन्वॉल्व लंग रीजन है वो टारगेट कर सको, पेशेंट कंफर्टेबली ब्रीथ कर पाए उस पोजीशन में। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो पोजीशन हो वो ग्रेविटी असिस्टेड ड्रेनेज करवा सके। पॉस्चरल ड्रेनेज पढ़ा है ना आपने? अगर नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं वो भी डिस्कस कर लूंगी। आई थिंक मैंने किया भी है, बट दोबारा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो कोशिश करेंगे कि पेशेंट को उस पोजीशन में रखें हम जो ग्रेविटी असिस्टेड ड्रेनेज करवाए, सो दैट जो स्पूटम है वो लार्जर एयरवेज में इजीली आ पाए। पेशेंट को रिलैक्स रखने की कोशिश करेंगे एंड स्ट्रेन डालना अवॉइड करेंगे। ठीक है,
पेशेंट को शुरू करने से पहले समझाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, और करते करते पूरा टाइम आपने मॉनिटर करते रहना है सिम्टम्स को। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो बता नहीं पा रहा, मॉनिटर भी चेक करते रहोगे। ये कुछ पोजीशंस हैं जिसमें आप पेशेंट को रख सकते हो। ऑलवेज ट्राई कि आप ना पिलोज का यूज सबसे ज्यादा करो। पिलो यूज करोगे तो उससे एक तो पोजीशनिंग अच्छी कर पाओगे, प्लस पेशेंट को रिलैक्स एंड कंफर्टेबल रख पाओगे। हैंड पोजीशन और टेक्निक कैसी होनी चाहिए? आपको एक हाथ फर्मली रखना है, कंफर्टेबली रखना है टारगेटेड चेस्ट एरिया पे। रिलैक्स्ड फ्लैट हैंड यूज करना है, फिंगर्स आसपास होंगी, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है आपने, एक्सेसिव प्रेशर नहीं दोगे, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्रिएट अ फाइन ऑसिलेटरी मूवमेंट थ्रू द चेस्ट वॉल, एक्सपायरेशन के टाइम ही देना है। रिदम स्टेडी रखना है, पेशेंट की ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना है, एंड फिर उसके बाद आपने हफिंग एंड कफिंग कराना है जब आपको पता चल जाए कि सेक्रीशंस जो है वो सेंट्रली आ गई हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन करोगे उसमें परफेक्ट हो जाओगे, उसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। थिंग्स विल टेक टाइम, एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस। ऐसा तो नहीं है जो सर्जन है वो सर्जरी करता है तो वो एक ही दिन में सीख जाता है। सर्जन को भी तो समय लगता है, पहले वो देखता है कि अच्छा यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, पहले वो पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करना शुरू करते हैं, धीरे 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 प्रैक्टिस कर करके वो परफेक्ट होते हैं। सेम आपके साथ है कि आपको भी धीरे धीरे देख के करके प्रैक्टिस करके ही आप परफेक्ट हो पाओ। जैसे कि देखो, ये हैंड्स जो हैं ये प्लेस्ड है। अब आप या तो दोनों हाथ सेपरेट भी रख सकते हो या फिर एक के ऊपर एक हाथ भी रख सकते हो। दीज आर बोथ द टेक्निक्स। मैं भी एक वीडियो भी दिखा रही हूँ आपको जस्ट इसके बाद। तो आप इससे वाइब्रेशन जैसा प्रेशर क्रिएट करोगे एंड ऑसिलेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली समझो ये जो पिलो है ये एक पेशेंट है आपका, चेस्ट वॉल है। तो आपने अपने हैंड्स फिंगर्स एक साथ रखी, उसके ऊपर दूसरी फिंगर्स रखी एंड आपने वाइब्रेशन जैसा प्रेशर क्रिएट किया। आप चाहो तो एक सिंगल हैंड से भी ये कर सकते हो, जरूरी नहीं है दोनों हाथ यूज करने हैं, लेकिन दोनों हाथ यूज करोगे तो प्रेशर अच्छा लगा पाओगे, ठीक है। हाथ आपका बार बार उठेगा नहीं, वाइब्रेशन देकर वापस आ जाएगा, वाइब्रेशन देकर वापस आ जाएगा, लेकिन आप अपनी जगह से हिलाओगे नहीं हाथ, ठीक है। वाइब्रेशन और परकशन में फर्क क्या है अब आप बोलोगे, क्योंकि मोस्टली ये टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली टुगेदर। हमेशा जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं वाइब्रेशन एंड परकशन, वाइब्रेशन एंड परकशन, दोनों अलग हैं। वाइब्रेशन बेसिकली फाइन ऑसिलेटरी मूवमेंट है, एक्सपायरेशन के टाइम देते हैं। परकशन क्लैपिंग या टैपिंग मूवमेंट है चेस्ट की। दोनों ही एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स हैं, लेकिन इंटरचेंजेबली हम नहीं यूज कर सकते। हम वाइब्रेशन को परकशन नहीं बोल सकते, परकशन को वाइब्रेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। हमें पेशेंट की कंडीशन, टॉलरेंस और सेक्रीशन के हिसाब से टेक्निक को चूज करना है। अब इस पेशेंट को वाइब्रेशन चाहिए या फिर परकशन चाहिए या दोनों चाहिए। वैसे तो अक्सर दोनों चीजें नहीं चाहिए होती हैं, एक ही टेक्निक हम लोग यूज करते हैं यूजुअली एक पेशेंट में। टिपिकली सेशन का फ्लो आपका कैसा रहता है, आप असेस करते हो पेशेंट को, ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, सेक्रीशंस कैसी है, कितनी है, ऑक्सीजनेशन लेवल क्या है एंड पेशेंट का टॉलरेंस कितना है। फिर आप पेशेंट को पोजीशन करते हो, कौन सा लंग एरिया है जो, ये सब कैसे पता चलेगा, अच्छा ये बताओ। ये तो आप कमेंट्स में बताना, मैं नहीं बताऊंगी आज, कि आप कैसे पता करते हो कि कौन सा लंग एरिया है जिसको हमें टारगेट करना है। बहुत आसान है, चेस्ट एक्सरे होता है ना, चेस्ट एक्सरे में देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। मैंने आंसर भी बता दिया अगर आपने कमेंट्स में नहीं भी लिखा तो, ठीक है। फिर आपने प्रिपेयर करना है पेशेंट को, आप पेशेंट को सारा एक्सप्लेन करोगे, देखो अब मैं ये करने वाला हूँ, और पेशेंट को रिलैक्स करोगे। फिर आप वाइब्रेशन दोगे, फाइनली कोऑर्डिनेट करोगे एक्सपायरेशन के साथ, जैसे जैसे पेशेंट एक्सपायर करेगा आप वाइब्रेशन दोगे। फिर क्लियरेंस, हफिंग कराओगे या कफिंग कराओगे और स्पूटम आउट करवा दोगे। फिर आप रीअसेस करोगे कि अब पेशेंट ब्रीदिंग कैसी कर रहा है, स्पूटम क्लियरेंस कितना हुआ एंड पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। तो these are the 6 steps on how to properly use chest vibration as a tool to clear the airway। कॉमन मिस्टेक्स आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा देते हो,
इंस्पायरेशन के टाइम पे आप वाइब्रेशन दे देते हो, बहुत ज्यादा रिजिड रिस्ट यूज करते थे और पेशेंट थक जाता है उससे। पेशेंट पे जब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो पेशेंट थक जाएगा। पेनफुल एरियाज पे आप अप्लाई कर देते हो, या फिर आप असेसमेंट और मॉनिटरिंग को बिल्कुल स्किप कर देते हो, या फिर आप पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा और फिर भी कंटिन्यू करते रहते हो। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, मैंने देखा भी है, इसीलिए मैंने ऐड किया है ये पॉइंट। क्लिनिकल टिप्स क्या हैं आपके लिए? पहली सबसे इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट करो, पोजीशन करो, वाइब्रेट करो, क्लियर करवाओ स्पूटम एंड फिर रीअसेस करो। तो आपको ये तो अच्छे से याद रखना ही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट करो टेक्निक को पेशेंट के एक्सपायरेटरी फेज से, मिनिमम फोर्स यूज करो एंड कोशिश करो एसीबीटी के साथ इसको कंबाइन करने की। आई होप आप सबको एसीबीटी पता है। अगर एसीबीटी नहीं पता तो कार्डियो का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको नहीं पता। मुझे कमेंट्स में बता देना अगर नहीं पता, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। इवन कार्डियो क्या हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं मेरे पास, हर टॉपिक के। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड कमेंट्स में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली कार्डियो के मेरे पास डिटेल में है हर एक चीज, क्योंकि मेरा खुद का सब्जेक्ट वाज कार्डियो, ठीक है। फिर आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे, टारगेट एरिया, टेक्निक, किस ड्यूरेशन के लिए आपने दिया, स्पूटम निकला या नहीं निकला, और टॉलरेंस कैसी थी पेशेंट की। आप लोग डॉक्यूमेंट करना भूल जाते हो यार। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े सारे थेरेपिस्ट को ना डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं आती। आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुन के ही जाना, लास्ट स्लाइड है बस, वी आर जस्ट एंडिंग इट अप। तो आप लोग क्या करते हो, आपको सोप असेसमेंट आता है, ठीक है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन आता ही नहीं है। आप बस ये जो आपकी हेडिंग्स है इसको याद कर लेते हो कि सोप में ये होता है, हम ये सब कर देंगे। लेकिन आईसीयू में आपको नोट्स कैसे डालने हैं, आपने जो जो किया उसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, पेशेंट की कंडीशन कैसे डॉक्यूमेंट करनी है, ये सब कुछ आपको नहीं आता है। सो यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप कोई सीख के नहीं आए हो, मैं कोई सीख के नहीं आई थी, मैंने भी सीखा था धीरे धीरे। अगर आपको वो सीखना है कि आईसीयू में डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, तो कमेंट्स में लिख दो, आईसीयू लिख दो, ठीक है। आप आईसीयू लिख दो कमेंट्स में, आईसीयू, आईसीयू, ठीक है। सो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है आईसीयू में वो डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।